Hello friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry from KL Mehta, दयानंद कॉलेज फरीदाबाद। और आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे वैन डर वाल फोर्सेस यानी कि केमिकल बॉन्डिंग का एक टाइप। पार्ट 1 में हम पहले देख चुके हैं डेफिनेशन ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। इस लेक्चर में हम देखेंगे एंड वैन डर वाल रिपल्सिव फोर्सेस, साथ में देखेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि एप्लीकेशंस ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस इन आवर डे टू डे लाइफ। Now we see characteristics of लंदन फोर्सेस और वैन डर वाल फोर्सेस। यहाँ बेसिकली हम लंदन फोर्सेस को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, दीज आर वीकर देन आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट मेटेलिक और हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन ये सबसे वीक नेचर के होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे ही ऑपरेट करते हैं। जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली 500 नैनोमीटर की डिस्टेंस पे होते हैं, ओनली देन दे ऑपरेट। और अगर ये दूर हो तो ये ऑपरेट नहीं होते। नेक्स्ट, इनकी जो एनर्जी है वो उनके बीच की डिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर की पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट, वैन डर वाल फोर्सेस जो है ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम और मॉलिक्यूल। जैसे जैसे आप देखेंगे एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे आप देखते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन। तो जीनॉन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वहां पे वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू हीलियम, और हीलियम से ज्यादा होंगे नियॉन में, नियॉन से ज्यादा होंगे आर्गन में। तो आप ये सीक्वेंस लिख सकते हैं कि हीलियम में सबसे कम, उसके बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जीनन और फिर रेडन। तो आप ये देखते हो कि इसको लिक्विफाई करना आसान होगा क्योंकि इसके बीच में ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस हैं। इसको इम्पॉसिबल के आसपास होता है कि आप इसको लिक्विफाई नहीं कर पाते क्योंकि इसमें बहुत ही पुअर वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट, वीक वैन डर वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो आप देखो साइज के हिसाब से भी देखोगे तो इसका साइज सबसे कम है, इसका साइज सबसे ज्यादा है, तो साइज इंक्रीज होने पे पोलराइजेशन करना आसान होता है। नेक्स्ट, वीक वैन डर वाल फोर्सेस जो है ये मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ भी इंक्रीज होते हैं। जैसे अगर आप बात करें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन की, तो ये आपने लिया मीथेन, ये आपने लिया इथेन, फिर ये आपने लिया प्रोपेन, ये ब्यूटेन और ये पेंटेन। तो आप बताओ किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है? इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। और भी आप इससे ज्यादा हायर होमोलोग्स भी इसके ले सकते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा होगा वैन डर वाल फोर्स, इसमें सबसे कम होगा। इसीलिए आप देखते हो कि चाहे एल्केन्स हो, एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, एसिड्स हो, एल्कोहल्स हो, कोई से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, उनमें जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करता है तो वो आप देखेंगे हायर मेंबर्स आर सॉलिड, जो उसके बीच के मेंबर्स हैं दे आर लिक्विड, और जो लोअर मेंबर्स हैं दे आर गैस। तो यहाँ देखते हैं C1 से C5 तक गैसेज होती है, C5 से आगे C11 तक लिक्विड होते हैं क्योंकि उसमें वैन डर वाल फोर्स ज्यादा है, और C11 से आगे क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं क्योंकि वेट ज्यादा होने से वैन डर वाल फोर्स और भी ज्यादा होते हैं। जो वैन डर वाल फोर्सेज है दे डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो। कैसे कि आपने सेम मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड ले लिया लाइक पेंटेन। अब पेंटेन में आपने एक तो लिया नॉर्मल पेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन है 1 2 3 4 5 कार्बन। दूसरा आपने लिया आइसोपेंटेन जिसमें ये एक कार्बन साइड में है, तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन। तीसरा आपने लिया नियोपेंटेन, नियोपेंटेन में क्या होगा, ये इस तरीके से 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। तो अब आप देख रहे हैं इसकी शेप जो है वो लॉन्ग चेन टाइप है, जिगजैग चेन है। अब ऐसा कि ऐसा दूसरा नॉर्मल पेंटेन हो ये, फिर ये तीसरा नॉर्मल पेंटेन हो इस तरीके से, तो इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल के बीच में सरफेस एरिया ज्यादा है इंटरेक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होंगे। ये थोड़ा सा कम है सरफेस एरिया, तो अगर ऐसा कि ऐसा मॉलिक्यूल आएगा तो इसके कंपैरिजन में यहाँ वैन डर वाल फोर्स कम होंगे। और ये आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, और ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल आ जाए तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो इस केस में जब सरफेस एरिया कम है तो वैन डर वाल फोर्स कम होंगे, तो इसलिए नियोपेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है और नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट जैसे ज्यादा होता है। तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाता है, जबकि
ब्रांचिंग ना रख के स्ट्रेट चेन ली जाए तो वो जिगजैग चेन होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो मूव करते रहते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता। लेकिन जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो, जैसे आपने ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन ये लिया, तो एक तो आप जीनोन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफाई करो, दूसरा आप 100 पे करो, फिर आप 0 पे करो, या फिर आप माइनस में करो, तो आप देखोगे जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हो ये पास पास आते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है और ये फोर्सेस ऑपरेट करने लग जाते हैं और वो लिक्विफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस्ड पोलराइज्ड भी कर सकते हैं। ऑलरेडी पोलर है तो भी पास पास आएंगे और पोलर नहीं है तो वो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन इंड्यूस कर सकते हैं और इसके कारण उनके बीच में क्या होता है, लिक्विफिकेशन आसान होता है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। और नो इफेक्ट बाय प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स, इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर अगर पास में कोई और एटम है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। नाउ वी सी फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। अब इसमें फर्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड वन इज पोलैरिटी। ध्यान दो, HBr एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, HI भी डाइपोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन हाइड्रोजन की नेगेटिविटी वी नो 2.1 और ब्रोमीन और आयोडीन इन दोनों की नेगेटिविटी डिफरेंट है, जबकि हाइड्रोजन दोनों ही केसेस में क्या है, कॉमन है। तो आप जानते हैं आयोडीन ब्रोमीन से नीचे आता है, तो इसकी नेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। इसकी नेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.6 और इसकी 2.8। तो देखो कहाँ डिफरेंस ज्यादा है, इस केस में ज्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव भी ज्यादा होगा। जब ये ऐसे ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट में आएगा, HBr के कॉन्टेक्ट में, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि HI के केस में जो वैन डर वाल फोर्स होगा वो वीक होगा। तो नेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली पोलैरिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो उसमें फर्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड इज पोलैरिटी, थर्ड वन इज प्रेशर, फोर्थ वन इज टेम्परेचर एंड फिफ्थ वन इज स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मींस सॉलिड लिक्विड गैस कौन सी स्टेट में है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। कार्बन की नेगेटिविटी दोनों ही मॉलिक्यूल्स में सेम है 2.5, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2.1 है, क्लोरीन की 3 है। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो 0.4 का है, जबकि यहाँ 3 होने के कारण जो डिफरेंस है वो 0.5 का है। तो आप देखेंगे इसमें जो वैन डर वाल फोर्सेस होंगे वो ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। हालांकि दोनों ही मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और चारों नेगेटिव चार्ज का सेंटर, ग्रेविटी सेंटर वो कार्बन पे ही है। मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और चारों क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है, उसका सेंटर कहाँ है, कार्बन पे। तो यहाँ पे दोनों के ग्रेविटी सेंटर की डिस्टेंस 0 होने के कारण नॉन पोलर है। सिमिलरली मीथेन का मॉलिक्यूल भी क्या है, नॉन पोलर है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं मीथेन गैस है और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, लिक्विड है। तो हम इसमें केवल एक ही फैक्टर नहीं कि यहाँ नेगेटिविटी ज्यादा है, बल्कि इसका साइज और क्लोरीन का साइज ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। पर अगर हम बात करें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की तो वो आपको यहाँ ज्यादा मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं HBr और HI की, तो क्योंकि यहाँ नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ ज्यादा होगा, इस केस में कम होगा। अब हम बात करते हैं पोलैरिटी की। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो N2 मॉलिक्यूल, इसका बॉइलिंग पॉइंट 77K होता है। ऑक्सीजन ये भी नॉन पोलर है, इसका 90 होता है। तो देखो वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया इसलिए इसका ज्यादा है। लेकिन अगर हम एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन लें तो हालांकि इसका मॉलिक्यूलर वेट इन दोनों के बीच का है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आना चाहिए, वेट के हिसाब से तो बीच में आना चाहिए, लेकिन इसका 122 केल्विन होता है, मींस इन दोनों से ही ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, तो ये अपने नेबरिंग से अट्रैक्ट होगा, ये अपने नेबरिंग से अट्रैक्ट होगा, तो वहां पे वैन डर वाल फोर्सेस, ये वाले डाइपोल डाइपोल वाले फोर्सेस ऑपरेट करेंगे, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है।
हम अगर बात करें वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया मॉलिक्यूल की, तो वाटर का डाइपोल मोमेंट 1.85 डेबाई है, जबकि अमोनिया का डाइपोल मोमेंट 1.49 डेबाई है। तो क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट कम है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज करने पे मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, उनके बीच में फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और उनके बीच में फोर्सेस डेवलप होंगे। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अगर आप बात करें सॉलिड लिक्विड की, तो आप सेम मॉलिक्यूल को सॉलिड स्टेट में लें और सेम मॉलिक्यूल को आप लिक्विड स्टेट पे लें। तो जब आप उसको सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो जो उसके फोर्सेस हैं उनकी एनर्जी 1/r³ के ऊपर डिपेंड करती है, मीन्स r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि अगर आयंस मूव कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में है, तो मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में है, तो ये डिपेंड करती है 1/r6 के। तो आपने देखा कि स्टेट के ऊपर भी क्या होता है, फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से भी हम डाइपोल मोमेंट और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के रिलेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। ये प्रोपेन है C3H8, डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, एसिटल्डिहाइड CH3CHO एंड एसीटोनाइट्राइल CH3Cn। इनका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, 44, 46, 50, 44 एंड 41। इट मीन्स ऑलमोस्ट सेम है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, इनका डाइपोल मोमेंट डिफरेंट है। इसका डाइपोल मोमेंट डेबाई की यूनिट में 0.1 है। प्रोपेन ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, जबकि डाइमिथाइल ईथर 1.3, 1.9, इसका 2.7 और एसीटोनाइट्राइल का मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट 3.9 होता है। तो सिमिलरली आप देख रहे हैं जैसे जैसे डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। 231, 248, 249, 294 एंड 355 केल्विन। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ। नाउ वी सी वैन डर वाल रिपल्शन। हो सकता है आप इस टर्म को पहली बार सुन रहे हो, लेकिन एक्चुअली जैसे वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, सिमिलरली वैन डर वाल रिपल्शन फोर्सेस भी यूनिवर्सल फोर्सेस हैं। लेकिन ये कब ऑपरेट करते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं, ध्यान से देखो कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एटम था, ये दूसरा एटम था। आप इसकी जगह मॉलिक्यूल भी ले सकते थे। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, ये दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। व्हेन दे आर एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मीन्स जब इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी। सपोज यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू 0 है। व्हेन दे आर एट इंफिनिटी, जब R की वैल्यू, ये R है, R क्या है, इंफिनिटी है, तो E की वैल्यू 0 है। लेकिन जब आप इसको इंफिनिटी से पास पास लाते हो तो क्या होता है, इनमें धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्सेस स्टार्ट होते हैं, जिससे एनर्जी बाहर रिलीज होती है। चाहे आप इसको पास लेके आओ, चाहे आप इसको पास लेके आओ, तो इसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ माइनस में है, इधर किस में है, पॉजिटिव में, तो ये डिक्रीज होती है। तो क्या हम इसको इनफाइनेटली स्मॉल या इसको बहुत ज्यादा पास भी ला सकते हैं। ध्यान दो, आपने जब इसको इस तरीके से पास ले आए, एक दूसरे को टच करने लगे, तब इसके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे आप कहते हैं कि इस डिस्टेंस पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, जिस डिस्टेंस पे इसकी एनर्जी मिनिमम हो गई। अब मैं इसको अगर और ज्यादा पास लेके आऊंगी तो क्या होगा, देखते हैं। जैसे अगर इस सिस्टम पे तो मिनिमम एनर्जी थी, मीन्स मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ थी। अब मैंने क्या किया, इसको और ज्यादा पास लेके आ गई, तो अब इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। व्हेन दे एंटर इन द पेरिफेरी ऑफ ईच अदर, तब क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है और उस रिपल्शन के कारण इसकी एनर्जी एकदम से इंक्रीज हो जाती है और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इट मीन्स every type of bond, whether it is covalent bond or coordinate bond or it is metallic bond or hydrogen bond or van der Waals force, ये एक फिक्स बॉन्ड लेंथ, जिसको आप बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हो, उसी के ऊपर बनते हैं। अगर आप इसको उससे और ज्यादा क्लोज लेके आते हो तो उनके बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाता है और वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। या आप डिस्टेंस को बढ़ा देते हो तो वो बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पास लेके आते हो तो बॉन्ड और जल्दी ब्रेक हो जाता है।
इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को एक अपने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से भी समझाती हूँ कि आपके जो डे टू डे लाइफ में सोशल जितने भी रिलेशंस हैं, चाहे वो मदर फादर के साथ हैं, चाहे ब्रदर्स के हैं आपस में, चाहे ब्रदर सिस्टर का है, हस्बैंड वाइफ का है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ है, बच्चों का पेरेंट्स के साथ है, तो उसमें क्या होता है, वो एक अगर फिक्स डिस्टेंस रखते हैं, मेंटेन करते हैं, तभी दो फ्रेंड्स या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आपस में अट्रैक्शन रहता है। ये वाली स्टेज तक मीन्स आप एक दूसरे को उसका स्पेस देते हैं। लेकिन जब आप एक दूसरे के स्पेस में पेनिट्रेट करने लगते हैं, पेरेंट्स बच्चों के स्पेस में या बच्चे पेरेंट्स के स्पेस में या ब्रदर दूसरे ब्रदर के स्पेस में, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के स्पेस में एंटर करने लगता है, तो उस समय उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन क्रिएट होता है। एंड यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन योर डे टू डे लाइफ कि जब आप किसी के बहुत ज्यादा क्लोज आते हो और ज्यादा क्लोज आते हो तो वो रिलेशन ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस डिस्टेंस को मेंटेन करना ही क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन है, स्टेबिलिटी है। इस डिस्टेंस से आप इस डिस्टेंस से जहां पे एनर्जी कम है और ज्यादा अगर डिस्टेंस को डिक्रीज करते हो तो बॉन्ड विल डेफिनेटली ब्रेक एंड दिस रिपल्शन इज कॉल्ड वैन वाल रिपल्शन। जब दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के स्पेस में एंटर करने लगते हैं तो इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में रिपेल करते हैं और इसी का नाम होता है वैन वाल रिपल्शन। These are few examples. You have to tell which type of van der Waals force will operate among them. कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन both are non-polar, तो induced dipole, induced dipole. Hydrogen, hydrogen both are non-polar. Induced dipole, induced dipole. This one is iron, this one is non-polar. तो क्या होगा, iron induced dipole. फिर ये क्या है, dipolar और ये non-polar. तो क्या होगा, dipole induced dipole. डाइपोल डाइपोल, इसके बीच में इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर यहाँ आयन है और ये डाइपोल है तो आयन डाइपोल। नेक्स्ट हीलियम, हीलियम में इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसमें क्या होगा, ये ऑलरेडी डाइपोलर है, ये भी पोलर है, तो क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसमें ये नॉन पोलर है लेकिन ये आयन है तो क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। नेक्स्ट ये CH4 नॉन पोलर तो इंड्यूस्ड डाइपोल, ये हल्का सा पोलर होता है, मैंने अभी बताया था डाइमिथाइल ईथर। तो सिमिलरली यहाँ होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इसमें क्योंकि pH3 में दोनों की नेगेटिविटी बराबर है तो इसीलिए ये होगा इंड्यूस्ड डाइपोल। नेक्स्ट कार्बन डाइसल्फाइड, ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ये भी क्या होगा, डाइपोल। नेक्स्ट CH2 H2 है, सॉरी S-2 एंड H2S, तो आयन और ये क्या है, डाइपोल, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं, वो पोलर है या नॉन पोलर है, आयन है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उनके बीच में इंटरेक्शन को पहचानने के लिए आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। Now we see energy of these forces. So energy of London forces और induced dipole forces की एनर्जी को हम इस फॉर्मूले से देते हैं, WI = -μ² r की पावर 6 इंटू α0 प्लस μ²/kT। यहाँ पे हम इस टर्म को अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं और जब हम इसको अल्फा से कर देते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाता है μi = -μ² इंटू अल्फा। इस पूरी टर्म की जगह हमने अल्फा रख दिया 4πε² r की पावर 6। यहाँ पे म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट जो उसमें इंड्यूस होता है, और अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। 4πε इसकी वैल्यू गिवन होती है 1.11 इंटू 10⁻⁻10 जूल इनवर्स कूलम स्क्वायर पर मोल, और K की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और अगर हम इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल इंटरेक्शन की बात करें, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, तो उसका फॉर्मूला होता है UID -μi² अल्फा² प्लस डिवाइड में होगा 4πε0² एंड r की पावर 6। यहाँ पे अगर हमें डाइपोल इंटरेक्शन की एनर्जी निकालनी है तो वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, UD = -3/4I
अल्फा 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर की पावर 6। तो ये आपने देखा तीन टाइप के फोर्सेस के लिए एनर्जी है। और अगर हमें टोटल निकालनी हो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में तीनों टाइप के फोर्सेस लग सकते हैं। इंड्यूस डाइपोल भी हो सकता है किसी पॉइंट के ऊपर, डाइपोल भी हो सकता है, एंड इंड्यूस डाइपोल भी हो सकता है। तो हम इस टोटल को कैसे काउंट करते हैं? म्यू टी इज इक्वल टू -c अपॉन आर की पावर 6। c क्या है यहाँ पे? एक कांस्टेंट है। और इस फॉर्मूले में I की वैल्यू होती है आयोनाइजेशन एनर्जी से, और अल्फा 0 होता है फ्रॉम मोलर रिफ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। तो इस तरीके से हम तीनों टाइप के फोर्सेस की एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू को भी काउंट कर सकते हैं। Question number 1. Explain bonding between following pairs: HBr and HBr, bromine and bromine, bromine and iodide. आपको इन तीनों पेयर्स के बीच में बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है कि किस टाइप के वैन डर वाल फोर्सेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2. राइट नोट ऑन लंडन फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 3. अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। सेट ए इज प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। सेट बी इज नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नॉर्मल पेंटेन। सेट सी इज हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। डी इज hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide. Question number 4. Explain bonding between following pairs. आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी बॉन्डिंग होगी, वैन डर वाल फोर्स किस नेचर का होगा, ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फाइड आयन, इनके बीच में किस टाइप की वैन डर वाल बॉन्डिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 5. राइट note on Debye forces. Question number 6. Arrange in the increasing order of boiling point. Set A, hydrogen sulfide and carbon disulfide. Set B, carbon tetrachloride and carbon tetrabromide. Set C, chloroform and bromoform. Set D is ethane, ethene and ethine. I, Beena Sethi, pay thanks to you for watching this lecture. Thank you. All the best.